तो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग भारतीय संविधान के टॉपिक को शुरू किए थे और आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 5 को पढ़ेंगे, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक, स्किप को नहीं कीजिएगा और जो भी आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरूर सॉल्व कीजिएगा। सभी क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। अगर क्वेश्चन को पीडीएफ में लेना चाहते हैं तो आप लोग जरूर संपर्क कीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर, हम व्हाट्सएप पर भेज देंगे। इस पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। आज का हमारा भारतीय संविधान भाग 5 जो कि राष्ट्रपति से संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद किस अनुच्छेद से संबंधित है? आप लोग बताइए, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 51 से, अनुच्छेद 52 से, अनुच्छेद 58 से और अनुच्छेद 60 से। आप लोग बताइए राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में यूएसए से, बी में रूस से, सी में ब्रिटेन से और डी में फ्रांस से। आप लोग बताइए राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। आज के सभी क्वेश्चन धड़ाधड़ करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि देश का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? देश का औपचारिक का मतलब होता है नाम मात्र के लिए। तो देश का प्रमुख कौन होता है? औपचारिक प्रमुख। तो ऑप्शन नंबर में प्रधानमंत्री, बी में उपराष्ट्रपति, सी में राष्ट्रपति और डी में है राज्यपाल। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन वह सिर्फ कहने के लिए, नाम मात्र के लिए होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि भारतीय संविधान ही ऐसा बनाया गया कि सारा पावर प्रधानमंत्री के हाथ में दे दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो ये भी वही क्वेश्चन है, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो देश का औपचारिक प्रधान हो या कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान हो, वह तो होगा ही कौन? आप लोग बताइए। तो राष्ट्रपति। हमारा राष्ट्रपति ही सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग बताइए कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका के जो सभी शक्ति का प्रयोग करता होगा वही कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होगा। तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान हमारे प्रधानमंत्री जी हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद से संबंधित है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 58। सोचने के लिए आप लोग को समय दिया गया है। आप लोग बताइए राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो अभी हमने बताया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो गया। बी में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ये वाक्य सही है। सी नंबर में राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा तो होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। बी और सी दोनों सही है। हाँ, तो बी और सी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में अगर बी और सी दोनों दिया है तो बी और सी दोनों सही है, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा होता ही है और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन नंबर में अप्रत्यक्ष चुनाव में कुछ जनता भाग लेती है। अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है। अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो बी और सी दोनों सही है। तो देखिए हमारा अप्रत्यक्ष चुनाव में तो जनता भाग नहीं लेती है, तो ये भी सही हो जाएगा, और अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? ऑप्शन नंबर में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य, और डी में ये सभी। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेता है? कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेता है?
ऑप्शन नंबर में विधान परिषद के सदस्य, बी में राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, सी में लोकसभा के एंग्लो इंडियन सदस्य और डी में है ये सभी। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन भाग नहीं लेता है? तो सबसे पहले तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं और एंग्लो इंडियन निर्वाचित सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तीनों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते हैं। तो आप लोग इन तीनों को याद रखिएगा। पिछले जो भी तीनों क्वेश्चन हमने पूछा, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको जरूर नोट कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस स्थिति में मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं ले सकता है? मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कब भाग नहीं ले सकता है? ऑप्शन नंबर में है जब वो लोकसभा का सदस्य न हो, अगर वो राज्यसभा का सदस्य न हो, अगर वो विधान परिषद का सदस्य हो, अगर वो विधान परिषद का सदस्य न हो। तो देखिए इसका एक ही आंसर होगा, अगर वो विधान परिषद का सदस्य हुआ तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कब भाग नहीं लेगा? जब वो विधान परिषद का सदस्य हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं होगा तो वो राज्यसभा का सदस्य होगा, अगर वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा तो लोकसभा का सदस्य होगा, लेकिन विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग ले पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक में कुल कितने वोट पड़ते हैं? 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख और 13 लाख। आप लोग बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचक में कुल लगभग कितने वोट पड़ते हैं? तो लगभग 11 लाख वोट पड़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को कितनी जमानत राशि रखनी पड़ती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को कितनी जमानत राशि रखनी पड़ती है, और जब राष्ट्रपति चुनाव हार जाता है तो वह जमानत राशि वापस लौटानी पड़ती है जब उसे 1/6 से कम वोट मिलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है 12,000, 15,000, 16,000, 13,000। तो राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को कितनी जमानत राशि रखनी पड़ती है? तो 15,000 रखनी पड़ती है आरबीआई के पास। ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की जमानत राशि किसके पास रखनी पड़ती है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो 15,000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को जमानत राशि किसके पास रखनी पड़ती है? तो अभी हमने आपको बताया आरबीआई के पास रखनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा इतने क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट थे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन जरा भी अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। आपसे हमारी सारी वीडियो लगातार आती रहेंगी, जो कि शाम के 7 से 8 बजे के बीच में अपलोड कर दी जाती है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। तो रहने देते आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।